गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ जी, करते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई चालू। और हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो क्या किया था बता दें। नरेशन इफेक्ट। वाह, तुम्हारे इन्हीं शब्दों ने मेरी बच्ची सर एक सर मामला निपटा डाला। वेरी गुड। हमने करना था नरेशन इफेक्ट। और नरेशन इफेक्ट की अगर बातचीत करते हैं मेरे दोस्त तो पेन सेव किया था, कल भी नहीं सेव किया था। कल की तो जरूरत ही नहीं थी हालांकि हालांकि टेंस इफेक्ट करना था। ठीक है, आ जाओ बच्चा पार्टी। बेटा कल हमने किया था डिपेंडेंट एक्शन इन केस ऑफ व्हेन, कि व्हेन में कैसे डिपेंडेंट एक्शन है जो पास्ट परफेक्ट को मजबूर करता है आने के लिए। और अब हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे मेरे बच्चे, और देखेंगे ऐसी एक कहानी का रहस्य जो है नरेशन इफेक्ट। नरेशन इफेक्ट, आखिरकार ये नरेशन होती क्या है मेरे बच्चे? आपको पता है नरेशन का मतलब है दूसरे की कही गई बात को जब आप किसी और को भी इंफॉर्मेशन की तरीके से पास करते हो। जैसे मैं आज आपको कुछ कह दूं, ठीक है बेटा, मैं आज आपको कह दूं बेटा, और आप उसको दूसरे को जाके बताओ, तो उसको बोल देते हैं हम नरेशन कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे मैंने आपको कहा आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप दूसरे को जाकर जब उस बात को बताओगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाया करती थी। याद है मेरे बच्चा? आ जाओ। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा इस बात को। सब्जेक्ट अगर यहां पर होता है, हाँ, तो इसके बाद हम इसको बोलते थे बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, और इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता था, है कि नहीं बच्चे? फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमाज होता था, बचपन याद है ना इतना? हाँ, कोमा इन्वर्टेड कोमाज आता था, ठीक है। वेरी गुड। फिर हम ऐसे कर देते थे, फिर हम इसमें ऐसे कर देते थे, कोमा इन्वर्टेड कोमाज में उसको लिख देते थे। तो नरेशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? दूसरे की कही गई बात को जब हम किसी और को मैसेज के थ्रू बताते हैं, या नॉर्मल मतलब पास करते हैं, बात को मैसेज पास करते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन पास करते हैं, उसको हम, ठीक है, नरेशन कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, जिसमें हम इन्वर्टेड कोमास जब इनको यूज करते हैं, हाँ, तो इसका मतलब होता है बेटा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जिसने जो बोला एज इट इज सेम, जिसने जो बोला उसके सेम वर्ड यहां लिख दिए, जिसने जो बोला उसके सेम शब्द यहां लिख दिया आपने, उनमें जरा सा भी बदलाव नहीं किया है, उनमें जरा सा भी बदलाव नहीं किया है, तो इसको बोल देते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। वेरी गुड बेटा। फिर हम जब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है बच्चे? जब ये रिपोर्टिंग वर्ब, हाँ, एरो लगाइएगा, पास्ट टेंस में होती है। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होती है बेटा? पास्ट टेंस में होती है। तो इफेक्ट क्या आता है? इफेक्ट क्या आता है कि बच्चे हमें ये भी घसीट कर पास्ट में लेके आना पड़ता है। इसका समय भी तो चेंज होगा, हाँ, तो इसका समय भी क्या होता है? चेंज होता है। टाइम चेंजेस, टाइम चेंजेस का मतलब क्या है? समय चेंज होता है, समय में चेंजेस आते हैं। टाइम चेंजेस, समय में चेंजेस आते हैं। कैसे आए? और क्या बनाने के लिए बेटा? इससे एरो लगाइएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। अब इसी बात को जब मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना तो तुरंत आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वेरी गुड। कैसे? आओ बेटा, एग्जाम्पल देखो। अगर मैं ये बोल दूं ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, दे, ठीक है, मैंने यहां पर बोला बेटा दे गो देयर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना बेटा। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। मैंने क्या लिखा? ही सेड टू मी, ही सेड टू मी दे गो देयर, ही सेड टू मी दे गो देयर। तो आप क्या करोगे? ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। वेरी गुड। फिर बच्चे यहां दे का दे होगा, हाँ, देखो अब इतना बचपन याद है ना बेटा आपको? सेट टू टोल्ड में चेंज करते थे,
देखो, जो नरेशन टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ना बेटा, सारे कॉन्सेप्ट वहां पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नरेशन टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, मैं नरेशन टॉपिक नहीं पढ़ा रहा बेटा, उसका इफेक्ट पास्ट परफेक्ट पे कैसे है मुझे वो बताना है आपको, है ना, इसलिए मैं ये आपको करा रहा हूं। ऐसा मत सोचेगा सर नरेशन नहीं पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, बाद में सारा कुछ आएगा, दोबारा भी बताऊंगा इनको, बट अभी भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो ही टोल्ड मी दैट आता था, है ना, वेरी गुड। दे, हाँ, बस मुझे जो बताना था ना वो ये बताना है बेटा, गो का गो तो नहीं रहेगा ना, गो का गो तो नहीं रहेगा ना, क्यों, देखो, ही ने कहा था, मुझे कहा था, तो ये बात अभी उसने कही थी या बाद में, पहले कही थी, पहले कही थी ये बात तो, ठीक है, बताओ बेटा, पहले कही थी ये बात, तो ये बात जो है बेटा अभी बोली गई या पहले, पहले बोली गई, तो ये तो बात तो पुरानी हो गई। जब पुरानी हो गई तो उस टाइम पे ये प्रेजेंट थी, बट अब क्या बन गई, पुरानी, तो प्रेजेंट का क्या बन जाएगा, पास्ट। तो अब ये गो का क्या बन जाएगा बेटा, वेंट देयर, गो का क्या बन गया, वेंट बन गया बेटा। तो ही टोल्ड मी दैट दे वेंट देयर, ही टोल्ड मी दैट दे वेंट देयर, है ना। चल कॉपी करो इसको, फिर एक एग्जांपल आपको और देता हूं, फिर समझाऊंगा ये कैसे रिलेट कर रहा है। हिंदी बताओ बेटा इसकी, देखो, उसने मुझसे कहा था कि वे वहां गए थे, उसने मुझे बतलाया था कि वो वहां गए थे, उसने मुझे बतलाया था कि वो वहां गए थे। आ गया जी, हिंदी समझ आ गया। डन हुआ मेरे भाई, वेरी गुड। देखो, चलो एक और कोशिश करते हैं। यहां में बेटा मैंने बोला शी, अगला एग्जांपल है बच्चे, सेड टू मी दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, वे अपना काम समय पर करते। अब ये एग्जांपल है बेटा, शी सेड टू मी दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या बात है बेटा इसमें, आप यहां शी लिखेंगे, हाँ, टोल्ड लिखेंगे, हाँ, मी लिखेंगे, हाँ, दैट, दे, हाँ, बच्चे डू का क्या हो जाएगा, डिड। तो ये आ गया। तो ये क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट बोली गई बात थी, और ये क्या होगी बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच। बट मेरा कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चे, डायरेक्ट में होती है डायरेक्ट जो बात कही, मतलब एक बात बताओ बेटा, ही शी ने मुझसे कहा, शी ने क्या कहा, तो बेटा ये किसके शब्द थे, ये शी के शब्द थे,
ये किसके शब्द थे? शी के शब्द थे, मेरे शब्द थोड़ी ना थे, मेरे तो ये वाले हैं, ये तो शी के मुंह से निकले थे। तो पास्ट हो चुका है बच्चे, बात तो पुरानी हो गई। बेटा टोल्ड सेट टू चेंज हुआ है, जिसको नहीं पता हो ना सेट टू को टोल्ड क्यों होता है, वो नरेशन का इंतजार करे, ठीक है। आप इन पे ध्यान मत दो, आप इन पे देखो बस टेंस। आप यहां ध्यान दो बेटा, मुझे बताओ बेटा डू का डिड क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये बात सिर्फ पास्ट में बोली गई थी। वो तो बात पुरानी हो गई, ठीक है। अब एक बात को जरा ध्यान से सुनिए बच्चे, बात पुरानी करनी है ना, हाँ। अगर सपोज करो पहले से ही ये बात ऐसी होती, सी सेड टू मी, हाँ, दे डिड देयर वर्क ऑन टाइम, मतलब मेरे बच्चे सपोज करो शी ने पहले से ही वो बात डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट में बोल दी होती तो। अब सोचो बेटा क्या कहानी, अगर उसने पहले से ही पास्ट में बोल दी तो बच्चे जब आप इसे बदलते तो शी टोल्ड मी करते, हां, तो बेटा दैट करते, हां, ये तो और पुरानी होगी। जब ये और पुरानी होगी तो बेटा क्या बन जाएगी? पास्ट ऑफ पास्ट। तो प्रेजेंट का पास्ट बनाना बेटा। सपोज अगर डायरेक्ट स्पीच में पहले से पास्ट रहा होता तो क्या होता? वेरी गुड, ये तो और ज्यादा पुरानी होगी, और ज्यादा मतलब पास्ट ऑफ पास्ट। मेहरबान करदान, यहां आप करोगे दे हैड डन देयर वर्क, दे हैड डन देयर वर्क ऑन टाइम। बेटा जी अब ऐसा झटका आपको लगेगा, देखिए कॉन्सेप्ट का। अब मैं इससे कॉन्सेप्ट बना दूंगा, अब मैं इससे कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो इधर आ गया बेटा पास्ट ऑफ पास्ट। तो अगर सपोज करो डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट रहा हो तो प्रेजेंट का पास्ट, और पास्ट रहा हो तो पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट। बहुत बढ़िया, समझे बंधु? तो डायरेक्ट स्पीच में क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। डायरेक्ट स्पीच में क्या हो सकता है? पास्ट हो सकता है, ठीक है। अब बेटा पेपर में तो क्या पता ये ना दे डायरेक्ट, ये क्वेश्चन ऐसे बना के दे दे, बोलो बताओ एरर नो एरर, बोलेंगे नो एरर। भाई पास्ट ऑफ पास्ट है तो वहां पास्ट रहा होगा, उसका पास्ट ऑफ पास्ट बन गया होगा। सिंपल सी तो है यार बात, है ना बच्चे? करो कॉपी। फिर मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बनाता हूं, फिर बताता हूं आपको। हो। तो एक नरेशन में और पास्ट ऑफ पास्ट देख सकता है कि नहीं बेटा? चलो अब इस बात को लिख के समझते, मतलब इस कॉन्सेप्ट को मैं लिखवा देता हूं। कॉपी हो गया छुटकू?
ठीक है सर, आगे देखो बेटा। अब इसका ना एक कॉन्सेप्ट ऐसे कॉपी करना है, पहले मैं लिख दूं फिर आप कॉपी कीजिएगा। नरेशन होता है बेटा, है ना। अब नरेशन में क्या करना है आपने, नरेशन में क्या करना है कि इसे दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। एक होता है बेटा डायरेक्ट स्पीच, है ना, अभी भी समझाया मैंने, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। उस बात को लिख देते हैं बेटा, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अभी अभी मैंने क्या बोला बेटा, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब समझ गए ना बेटा मैं किसे बोल रहा हूं, सेड। ठीक है, लिख भी देता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हुई बेटा, सेड, यानी कि पास्ट टाइम में हुई, यानी कि पास्ट टाइम में। हाँ, तो बच्चे आपने क्या देखा, अगर डायरेक्ट आपकी पास्ट टेंस पास्ट टाइम में हुई, हाँ, अब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या देख पा रहे हैं आप, प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट, पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट। तो बेटा एक बात बताओ, आप डायरेक्ट स्पीच को ऑब्जर्व करो पहले। इसको ना एक काम करो बेटा, ऐसे लिखो, ये कॉपी तो नहीं किया ना, इतना कॉपी करो, इतना कॉपी करो, इसमें ना थोड़े चेंजेस करा रहा हूं मैं, थोड़ा और प्रॉपर लिखवा देता हूं। देखो, जब आप डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो वो ऐसे दिखती है ना, मैं ये चाह रहा हूं तुम्हें ऐसे दिखती है बेटा। अब यहां पर मेरे बच्चे डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट हो सकता है बेटा, डायरेक्ट स्पीच में पास्ट हो सकता है, हाँ, क्या डायरेक्ट स्पीच में पास्ट ऑफ पास्ट, क्या ये हो सकता है, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट। अब आप खुद से सोचो बेटा, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट कैसे हो सकता है भाई, इन्वर्टेड कोमास में प्रेजेंट हो सकता है, इन्वर्टेड कोमास में पास्ट हो सकता है बेटा, इन्वर्टेड कोमास में पास्ट ऑफ पास्ट डायरेक्ट थोड़ी ना लिख दोगे, बताओ, सोच के देखो बेटा खुद, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते आप, लॉजिकल हो जाएगी ना बात। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहां लिखते चलना, और जो कहानी जो कॉन्सेप्ट है ये लिखते चलोगे बेटा। इसके नीचे मैं एग्जाम्पल भी बताता चलता हूं, यहां साइड में भी लिखवाऊंगा कुछ, देखो एग्जाम्पल। बच्चे मैं ये कह रहा हूं, यहां तो तुम नरेशन चेंज कर रहे हो, पेपर में नरेशन चेंज करने की बजाय क्या पता वो उसे एरर में दे दे, कैसे दे दे, देख से बेटा, वो ऐसे दे दे, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, हाँ, दे हैड डन देयर वर्क, दे हैड डन देयर वर्क। अरे भाई ये क्या बात हुई, अब याद आया बेटा, ये क्या बात हुई यार, ही सेड टू मी दे हैड डन देयर, अरे ये तो इनकंप्लीट सेंस है बेटा, क्या समझे, ये डायरेक्ट स्पीच है, हाँ, तो बेटा ये तो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट, तो ये कैसी सेंस हुई, इनकंप्लीट सेंस। भाई पास्ट ऑफ पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आता है ना मेरे बच्चे, डायरेक्ट में तो नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट कैसे बोल दिया, इसका मतलब ही के मुंह से क्या निकला बेटा, ही के मुंह से क्या निकला, दे हैड डन देयर वर्क। अरे कैसे बोल दिया तूने डायरेक्ट, दे हैड डन देयर, अरे डिड बोलता तो यहां पेपर में एरर हुआ, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, डिड। तो क्या सीखा मेरे बच्चे, ये हो सकता था दे डू देयर वर्क, दे डिड देयर वर्क, दे हैड डन देयर वर्क, कैसे हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा मेरे बच्चे डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट नहीं हो सकता, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आया ना मजा। तो ये चीज है मेरे बच्चे, डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टू पास्ट डायरेक्ट नहीं होगा, इसीलिए देखो बेटा मैंने कुछ भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, फ्यूचर भी आ जाएगा बेटा, कुछ भी हो, देखो अब मैंने क्या लिखा, देखो डायरेक्ट थी ना, प्रेजेंट आ गया, डायरेक्ट थी ना, पास्ट आ गया। अब सोचो जरा,
हाँ, और यहां क्या दिखेगा, यहां भी लिख देता हूं बेटा, यहां पर क्या दिखेगा आपको, सेड टू, यहां पर सेड टू दिखता है ना आपको, सेट टू कोमा इन्वर्टेड कोमास आगे आके आपको दिखता है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो अब एक ध्यान से सुनो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, देखो बेटा ध्यान से सुनो, अब जहां हमने लिखा है देखो, प्रेजेंट का क्या बन जाएगा, पास्ट, और अगर पहले से पास्ट होगा तो क्या बन जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट। है ना भाई, ये सेड टू अगर पास्ट में है, हाँ तो प्रेजेंट का क्या बन रहा है बेटा, पास्ट, पास्ट का क्या बन रहा है, पास्ट ऑफ पास्ट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा फिर, है ना, हाँ, और ये बात नरेशन टॉपिक में भी पढ़ेंगे और भी, देखे मेरे बच्चे कैसे, चलो समझते, भले ही वो यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट वगैरह ना हो, कोई कहावतें ना हो, है ना, धरती गोल है तो गोल ही रहेगी, फैक्ट ना हो कोई, वो छोटी मोटी बातें वो नरेशन में देखेंगे, फिलहाल इस चीज को समझो, पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट कैसे, देखो बेटा, अगर मैं ये कह दूं पेपर में आ जाए, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट दे गो देयर, तो बताओ बेटा ये एरर है या नो एरर है, सोचो, ये एरर है या नो एरर। हमने देखा बेटा टोल्ड पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो गो नहीं, क्या होगा बेटा, वेंट, और इसको देखते ही हम समझ गए नरेशन की बात पास्ट में बोली होगी, तो अगर ये बोली गई बात पास्ट की है तो ये प्रेजेंट क्यों है। अच्छा अगर ये आ जाता बेटा, he told me that they did their work, नो एरर, लेकिन अगर ये आ जाता तो he told me that they had done their work, ये भी सही, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा, सोचो इनडायरेक्ट स्पीच है, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है, और मैंने कहा इनडायरेक्ट में पास्ट ऑफ पास्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट में पास्ट भी आ सकता है। अगर इनडायरेक्ट में पास्ट है तो डायरेक्ट में क्या रहा होगा, पास्ट, अगर इनडायरेक्ट में पास्ट है तो डायरेक्ट में क्या रहा होगा, प्रेजेंट, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है ना, तो इसीलिए मैंने देखो प्रूव कराया ना ये बात, देखो बेटा, शी टोल्ड मी दैट दे डिड देयर वर्क, दे हैड डन देयर वर्क, दोनों सही है, क्योंकि यहां हैड डन तो डायरेक्ट में पास्ट रहा होगा, इनडायरेक्ट में अगर डिड है तो डायरेक्ट में डू रहा होगा, हमें क्या भाई, हमें क्या, अब हमें पेपर में सपने थोड़ी ना आ रहे हैं, पेपर में तो ये क्वेश्चन बना देगा बेटा, इसे बोलेगा एरर नो एरर, इसे भी क्वेश्चन बना देगा, वो डायरेक्ट लिखो यूं देगा, वो बताओ एरर नो एरर, यूं देगा वो बताओ एरर नो एरर, हम तो बोलेंगे नो एरर नो एरर, ऐसे देता है बेटा पेपर में, इसलिए ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि गो नहीं हो सकता, डिड भी हो सकता है, हेड गोन भी हो सकता है। ठीक है पुत्र, करिए कॉपी। तो ये था नरेशन कॉन्सेप्ट जो कि पास्ट ऑफ पास्ट को भी मजबूर करता है, तो भाई ये तो सीखना पड़ेगा ना बेटा, तो ये चीज जो आपने कॉपी की, ये चीज हमारे काम की थी। निक्की बेटा लिखवाया जाता है ऐसे, अब कमेंट को रिपीट मत करियो, एक ही कमेंट 15 मिनट से लिख रहा है तू, वैसे ही तो लिखवा रखा, और ये क्या है गधे, एक ही कमेंट को बार बार रिपीट करता रहता है। सर थोड़ा लिखवा देना है, अच्छे कल के की कैसे करना है, अच्छे कल के कैसे करना है, वही तो लिखवाया, बेवकूफ, ध्यान ही नहीं तेरा वहां, अब कमेंट करने पे ध्यान रखिएगा, समझेगा कब, कमेंट करने के लिए स्क्रीन छोटी पे आती है क्लास, जो बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं ना बेटा, वो फोन सामने रखते हैं और पढ़ते रहते हैं, उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है। सर ये लिखवा दो ना, क्या अच्छी करना है, और ये क्या लिखवाया भाई मैंने, ये वैसे ही नहीं लिखवाया कि क्या हो रहा है, और तू नहीं कहेगा तो क्या मैं लिखवाऊंगा नहीं, फालतू का टाइम पास है, फालतू का टाइम पास।
पढ़ने पे ध्यान दो बेटा, पढ़ने पे ध्यान दो। ये मान के चलो पहले ही साल में पेपर निकालना है, पहले ही साल में झटाक से। ठीक है बेटा। अरुण सर थोड़ा धीमे पढ़ा रहे हो। मैं धीमे ही पढ़ाता हूं मेरे बच्चे। अगर आपको तेज पढ़ना है ना बेटा, तो फिर क्लास को स्पीडोमीटर पे लगा लिया करो, वीओडी क्लास से देख लो। ठीक है बेटा, वीओडी क्लास में क्या करो ना, वहां पढ़ लेता हूं। मुझे तो मेरे बच्चे, हर बच्चे को पढ़ाना है, जिसकी इंग्लिश वीक है, स्ट्रांग है, सबको एक साथ लेके चल रहा है। मैं धीमे ही पढ़ाता हूं मेरे पुत्र। जल्दी का काम शैतान का, पढ़ाई कभी जल्दबाजी में नहीं करते बेटा। चलो जी छुटकू मियां, आगे देखते हैं बच्चे, जरा चीजों को समझने की कोशिश में जुट जाते हैं। तो ये था बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिस पर किस चीज का इफेक्ट था बेटा, एगो का था, बिफोर का था, है ना, और आफ्टर कंजंक्शन, बिफोर कंजंक्शन। फिर हमने देखा नरेशन का इफेक्ट था। देखा ना कैसे कैसे इफेक्ट चलते आ रहे हैं। बहुत अच्छे, आगे देखो बच्चे। अब आगे जरा चीजों को समझते हैं और आगे देखते हैं कहानी हमारे पास टेंस की कौन सी पहुंच गई। बेटा हमारे पास टेंस की कहानी पहुंच गई है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है कि नहीं? वेरी गुड। तो हमने बोल दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को अगर समझते हैं बेटा, तो इसमें क्या आएगा, फॉर्मेट लिखिएगा। अगर हम देखें तो सपोज जैसे सब्जेक्ट आ गया बेटा, इसमें हैड बीन ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो इसको देख के क्या बोलोगे बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर कहानी वही बेटा, आपको समय नजर आएगा, किससे, फॉर या किससे, सिंस, फॉर और सिंस। बेटा फॉर के बाद आपको क्या दिखाई देगी, ड्यूरेशन, और सिंस के बाद क्या दिखाई देगी बेटा आपको, सिंस के बाद क्या दिखाई दे जाएगी आपको, पॉइंट ऑफ टाइम। तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा, इसके कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है। ठीक है, डन। वेरी गुड। समझते हैं जरा चीजों को कैसे। जैसे अगर मैंने बोला बेटा वो ही हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना रूम क्लीन कर रहा था फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो प्रेजेंट की बात हो रही है बेटा, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। वो 2 घंटे से अपना रूम क्लीन कर रहा था। तो बात अभी की नहीं हो रही है बेटा, बात हो रही है पास्ट की। 2 घंटे से अपना रूम क्लीन कर रहा था, सुबह से कर रहा था, तो आप बोल दोगे सिंस मॉर्निंग, वो तो सुबह से ही कर रहा था। तो जो भी आपको बोलना है सिंपल, आपको पता है बेटा सिंस या फोर का जो है यूज में बता चुका हूं, को तो कोई फर्क नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था बेटा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज हो गया। तो कहानी बहुत ही आसान हो गई आपके सामने, बहुत ही आसान हो गई। डन। तो इस टेंस में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको कंफ्यूज कर सके। एरर कैसा आएगा बेटा, वो ये देगा ही वॉज क्लीनिंग, ही वॉज क्लीनिंग। तो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज ना करके आप क्या यूज करेंगे बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज यहां पर कर लेंगे। डन हुआ। तो ये एरर एक बना सकता है।
अब बेटा जैसे मैंने आपको यूज ऑफ फॉर कराया था, जैसे यूज ऑफ सिंस कराया था किसमें, प्रेजेंट में, ऐसे ही अब मैं आपको समझाऊंगा बेटा यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फ्रॉम किसमें, पास्ट में। यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फ्रॉम ऐसे ही अब किसमें समझना है, पास्ट में आपने समझना है कैसे यूज करें। कर लो इस एग्जाम्पल को कॉपी और हेडिंग डालना मेरे बच्चे, इसको कॉपी करते ही यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में कुछ पढ़ा बेटा हमने, कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में कुछ भी नहीं था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से ही क्या बना बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ दो टेंस में नया था। किसमें बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में नया था और पास्ट परफेक्ट में नया था, है कि नहीं पुत्र। तो ये बिल्कुल सेम है जो आपने पहले पढ़ा, सिर्फ क्या फर्क है बेटा, टाइम का फर्क। आया जी छुटको। तो बेटा दोनों में कोई भी फर्क नहीं। चलिए, तो ये टेंस भी अब कहां रिलेट करेंगे बेटा, अब दोबारा से हेडिंग डलेगी यूज ऑफ फॉर। और आप क्या बोलोगे, ये तो हमने पढ़ लिया था सर। बेटा अब हम पढ़ेंगे इसे पास्ट टेंस में, कि फोर का इस्तेमाल पास्ट टेंस में क्या क्या मीनिंग देता है, कैसे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, आज बेटा एक बच्चा पूछ रहा है, यहां नोट लग जाएगा बेटा, हैड नॉट बीन। और इंटेरोगेटिव में हेड क्या आ जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा। ठीक है, डन बेटा। आई देखो, यूज ऑफ फॉर पास्ट टेंस, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं फोर का इस्तेमाल करना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको नजर आ रहा है बेटा। जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं फोर, तो देखो मेरे बच्चे फटाफट मुझे बताते चलिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा। इंडेफिनिट का मतलब है उस ड्यूरेशन के बाद चीजें रुकेंगी, और रुकेंगी तो इसका मीनिंग से तो नहीं निकल सकता, से का मतलब तो काम चल रहा है। इसका मीनिंग क्या बताया था बेटा, इंडेफिनिट में क्या निकलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताया था बेटा, के लिए। याद है आपको, क्या बताया था इसका मीनिंग मैंने आपको, के लिए, के लिए। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मीनिंग उस हिसाब से निकालो बेटा। जैसे देखो मेरे बच्चे, अगर मैंने बोला ही स्टडीड फॉर, ठीक है, 3 hours, बताओ बेटा इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, वो 3 घंटे के लिए पढ़ाया था। ठीक है, उसने 3 घंटे के लिए पढ़ा था, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। वेरी गुड। मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा था, तो आई स्टडीड फॉर 2 hours। तो बेटा एक बात बताओ, ही स्टडीड फॉर 3 hours, वो 3 घंटे के लिए पढ़ा था, तो उसके बाद भी पढ़ता रहा है, उसके बाद रुक गया, रुक गया। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर दिस ड्यूरेशन एक्शन विल स्टॉप। क्या होगा बेटा, आफ्टर दिस ड्यूरेशन, आफ्टर दिस ड्यूरेशन एक्शन विल स्टॉप। ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, इस ड्यूरेशन के बाद काम रुक जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट क्या मीनिंग देगा बेटा, इस ड्यूरेशन के बाद काम रुक जाएगा, है कि नहीं। वो 2 घंटे के लिए पढ़ा था। चलो मेरे बच्चे बताओ, मैं 6 घंटे के लिए सोया था। बोलते हो ना आपके, मैं तो 6 घंटे के लिए सोया था। मैंने बोला भाई कितनी देर के लिए सोया था, तो बताइए जरा। मैं 6 घंटे के लिए सोया था, मैं 6 घंटे के लिए सोया था, तो क्या बोलोगे, आई स्लेप
फॉर 6 आवर्स। क्या बोलोगे बेटा? आई स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स। मैं 6 घंटे के लिए सोया। तो 6 घंटे के बाद क्या होगा बेटा? उठ जाओगे। सिंपल। चलो बेटा, मैंने बोला उन्होंने, दे वर्कड इन दैट कंपनी फॉर 2 years। पता है क्या मीनिंग हुआ बेटा? उन्होंने उस कंपनी में 2 साल के लिए काम किया था। 2 साल के लिए काम किया था मतलब 2 साल के बाद छोड़ दिया। बहुत बढ़िया, समझ आया बेटा? करिए कॉपी। आइए जी बेटा, अब आगे पढ़ते हैं। देखो, पास्ट इंडेफिनिट में 4 आ गया,
अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में 4 देखता हूं तो नहीं आ सकता, है कि नहीं बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, 4 नहीं आ सकता, किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में 4 आएगा बेटा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में 4 ड्यूरेशन आएगी। किस में नहीं आ सकती? किस में नहीं आ सकती? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ये बात आप बहुत बखूबी जानते हैं। अभी मैंने इसका एक एग्जांपल लिखवाया बेटा, देखो। दे वॉज पेंटिंग देयर रूम, they was painting their room for 3 hours, है कि नहीं बंधु? क्या गलती हुई? गलत had been। आसान, वेरी गुड। तो है क्या बेटा? इसको आप सिंपल पीछे से ही रिलेट कर रहे हो, सिंपल पीछे से ही रिलेट कर रहे हो, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट अगला तैयार कर देते हैं, क्योंकि ये चीजें तो सारी मैं पढ़ा चुका हूं बेटा आपको। मेरे पुत्र, मैंने आपको कहा था प्रेजेंट परफेक्ट में भी फॉर्म 4 आ सकता है, मतलब परफेक्ट प्रोसेस में 4 आता है, तो ये भी याद रखिएगा, इसमें भी 4 अगर ड्यूरेशन होगा तो वो भी सही होगा, है ना? सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, कुछ नहीं बदला। आ जाओ, जैसे बेटा मैं ये बोल दूं, दे हैड वर्कड इन दिस कंपनी या इन दैट कंपनी, दे हैड वर्कड इन दैट कंपनी for 2 years। एक बात सही है, और इसी को बेटा मैंने आपको सिखाया था उसी टाइम पे, दे हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी, दे हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 2 years। कौन सा सही है? अरे मेरे पुत्र, दोनों के दोनों सही है। कौन सा सही है? दोनों के दोनों सही है। दे हैड वर्कड भी सही है और दे हैड बीन वर्किंग भी सही। दे हैड वर्कड भी सही है और दे हैड बीन वर्किंग भी सही है। इसमें किस पे फोकस है बेटा? मैंने आपको कहा था इसका फोकस इस पे होता है मेरे पुत्र, और कॉन्टिन्यूस में फोकस इस पे आता है। और नॉन एक्शन वर्ब खाली इसमें बनेगी बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कभी भी नॉन एक्शन वर्ब नहीं बनती। ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। ठीक है सर, हिंदी बता दो। ए मेरे बच्चे, हिंदी के पीछे बावरा हो गया है। अरे मेरे बच्चे, वो दे हैड वर्कड, उन्होंने उस कंपनी में, ठीक है, काम किया था 2 साल से, 2 साल से काम किया था, तो तीसरे साल पे लगे पड़े होंगे। वो 3 साल से उस कंपनी में या 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहे थे, तो 2 साल हो गया, तीसरे साल लगे पड़े रहे होंगे। ठीक है, फिर बेटा, एक तो आजकल के बच्चे पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगे हैं। अबे चूजा बन के रह ले बेटा, कभी भी मत वो क्या करो, तुम हिसाब किताब मत लगाया करो। दूसरे बच्चे तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दोस्ती हैं तुम्हारे। सर सेम चीजें दोबारा क्यों बता रहे हो यार? अजीब बात है। टीचर को सिखाने चले जा, चुपचाप से पढ़ लेना बेटा, पढ़ ले, नौकरी करने जा। ये गुरु को ही सिखाने लग जाते हैं कि दोबारा मत बताओ, हैं? छोटे, दोबारा नहीं बताऊंगा तो बच्चे पास्ट से रिलेट करके उसको कैसे पढ़ेंगे? मतलब तो सेम है, सिर्फ समय बदल रहा है बेटा। वो प्रेजेंट का मीनिंग था, ये पास्ट का मीनिंग है, समय बदल रहा है बस। पता नहीं क्या करो, ऐसे लाइफ में कभी कामयाब नहीं होगे बेटा।
बहसबाजी छोड़ के काम पे ध्यान दिया करो। मैं दोबारा बताऊं या मैं तीसरी बार बताऊं? भाई तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? कितनी बार बताना है? इग्नोर करना उन चीजों को बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे। तुम्हारा अलग ही सा, तुम्हारी कमेंट से पता चल रहा था तुम क्या सीरियस हो क्या नहीं। जो तेरे पास इतना वेला टाइम है कमेंट कर रहा है तो क्या पड़ेगा बेटा? तो कमेंट तो बहुत कम किया करो बेटा, कमेंट बहुत कम किया करो। ठीक है बेटा, अच्छा बताओ। हाँ, प्रेजेंट में प्रेजेंट का मीनिंग, ठीक है, और पास्ट में पास्ट का। क्लियर? तो हर एक का मीनिंग हो गया क्लियर। तो बेटा यूज ऑफ फोर खत्म हो गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या बेटा प्रेजेंट में यूज ऑफ फोर इतना जल्दी खत्म हुआ था? नहीं, क्योंकि तब ये क्या था? नया। अब क्या हो गया बेटा? पुराना। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम था और ये सिर्फ पास्ट टाइम था, तो हमने क्या किया बेटा? उसी को सिर्फ पास्ट टाइम से रिलेट कर दिया। वेरी गुड। आओ जी छोटू मियां, अब ऐसे ही किसको रिलेट करना सीखेंगे बेटा? सिंस को। अब ऐसे ही किसको देखेंगे? सिंस को, कि सिंस पास्ट टाइम में कैसे यूज होगा। ध्यान से सुनिए, एक ही बार में इसको हम रिवाइज करेंगे बेटा। मतलब सिर्फ समय बदलेगा। लिखो बेटा, देखो सिंस के बाद ये तो तय है पुत्र कि आएगा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यादें ताजा हो रही है कि नहीं हो रही? वेरी गुड। सिंस के इस साइड आ जाएगा मेरे बच्चे पास्ट स्टेटमेंट। बहुत अच्छे मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है तो सिंस है आपका प्रेपोजिशन। अगर सिंस के बाद पास्ट स्टेटमेंट आ रही है तो सिंस है आपका कंजंक्शन। अरे बंधु, समझ आया भाई? वेरी गुड। आगे ध्यान से सुनो। अब सिंस से पहले आपने क्या यूज किया था बेटा उस टाइम पे? प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि आप पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना चाह रहे थे। अब हम प्रेजेंट से रिलेट नहीं करना चाह रहे, उस पास्ट की बात को पास्ट से ही रिलेट करना चाह रहे हैं। तो बेटा उससे पहले आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय अब आपको यहां पर क्या दिखाई देगा बेटा? पास्ट परफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, पास्ट परफेक्ट तब आएगा ना जब पास्ट रिजल्ट होगा, यानी कि परफेक्ट रिजल्ट होगा। याद आई आपको सारी कहानी? तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट था, तो यहां पास्ट परफेक्ट है। किसके साथ बेटा? पास्ट रिजल्ट के साथ। क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में समझाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट अगर आएगा तो बेटा जी वो परफेक्ट रिजल्ट के साथ आएगा। अगर वहां पे परफेक्ट रिजल्ट नहीं है, अगर वहां पे पुत्र परफेक्ट रिजल्ट नहीं है, तो मैंने क्या सिखाया था? परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, फिर आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब यहां पर आपको करना है, यहां पर आपको करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहां पर वर्सेस लगा दूं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से जरा समझते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस ऐसा लिख देता हूं बेटा, ही हैड बीन डूइंग, या ऐसे कर लेते हैं, ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग 15 मैचेस सिंस ही केम, या ईयर लिख देते हैं सिंस 2010। 2010 से वो 15 मैचेस खेल रहा था। 2010 से बेटा आप ध्यान से सोचिएगा, 15 मैचेस अपने आप में क्या हुआ? परफेक्ट रिजल्ट है कि नहीं?
अगर परफेक्ट रिजल्ट हुआ तो उसके साथ क्या आना था? परफेक्ट। तो बीन प्लेइंग काटेंगे और यहां कर देंगे ही हैड प्लेड 15 मैचेस सिंस 2010। ही हैड प्लेड 15 मैचेस सिंस 2010। तो आप इसको इस तरीके से कंसीडर करके चलोगे। मानते हो बेटा बात? ठीक है जी। ऐसे अगर कोई परफेक्ट रिजल्ट ना हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने वहां सीखे बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां दिखाई देंगे। ठीक है, बात है बंधु, कॉपी हुआ पुत्र। अब हम चीजों को आगे बढ़ते हैं और बेटा अब आ जाते हैं हम फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस पे, और फ्यूचर टेंस की कहानी बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन जरा ध्यान से देखिएगा। इंट्रोडक्शन ये हुआ कि मैंने ये कहा था बेटा कि विल, ठीक है, और शेल अपने आप में ये क्या होते हैं बेटा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। साथ साथ लिखिएगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है। क्या होती हैं बेटा? विल और शेल मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। और ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बेटा, इनके बहुत से यूजेस होते हैं, मैनी यूजेस, ठीक है। हाँ, वन ऑफ देम, या आप ये कह सकते हैं वन यूज। एक यूज क्या होता है बेटा विल और शेल का? बताओ, एक यूज क्या होता है? टू शो फ्यूचर शो करना, टू शो फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम शो करना बेटा, इनका एक ये फंक्शन होता है। खाली ये नहीं है मेरे बच्चे कि विल शेल, ठीक है, खाली फ्यूचर दिखाते, ये बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं। उसमें से एक फंक्शन इनका हो जाता है मेरे बच्चे, क्या? फ्यूचर शो करना। एक फंक्शन हो जाता है फ्यूचर शो करना, बहुत जगह यूज होता है। तो इसी एक फंक्शन को जब हम फ्यूचर शो करने के लिए यूज करते हैं, हाँ, इसी को बेटा टेक्निकली हमने फ्यूचर टेंस बोल दिया। इसी को हमने टेक्निकली क्या बना दिया? फ्यूचर टेंस। इसलिए मैंने कहा था फ्यूचर टेक्निकली टेंस नहीं होता, इसलिए हम उसको टेंस मानते हैं। तो मानते हैं, टेक्निकली देखोगे तो वो टेंस की जो है डेफिनेशन को क्लियर नहीं करेगा, वो एक प्रिडिक्शन है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये फ्यूचर टेंस है। अब इसमें एक जानकारी और आपको नोट करके लिखनी है। देखो बच्चे, जो आई और वी होते हैं ना, वो भाषा में स्पीकर होते हैं। स्पीकर मतलब जो अपने विचार रखते हैं। बेटा मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा आई एम योर टीचर। हाँ, अगर मेरे बच्चे मैं अपने साथ साथ बाकी अध्यापकों की भी बात करूंगा तो बोलूंगा वी आर योर टीचर्स, है ना। तो मुझे अपने बारे में आई, और जब बाकियों को भी इंक्लूड करना है तो बोलता हूं वी। बेटा इसके साथ याद रखिएगा शेल भी आता है और इसके साथ विल भी आता है। बेटा विल और शेल में क्या होता है? शेल जब आता है तो वो नॉर्मल वे होता है बोलने का तरीका, और जब विल आता है तो आपकी डेटर्मिनेशन दिखाता है। चलो समझाता हूं मेरे बच्चे में बात, फिर फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने में मजा आएगा ना। अभी तो इंट्रोडक्शन ही समझो बेटा। जैसे अगर मैंने बोला बेटा आई शेल डू दिस वर्क, तो ये एक सिंपल तरीका है, नॉर्मल तरीका है बोलने का। मैं इस काम को करूंगा, आई शेल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। अगर आप बोल रहे हो बेटा आई विल डू दिस वर्क, तो ये आपके दृढ़ निश्चय
यानी कि आपकी डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि आप फोकस कर रहे हैं इस बात पे। ऐसा लग रहा है जैसे एक वादे की तरफ सेंस कर रहे हो, आई विल डू दिस वर्क। तो आई शैल डू दिस वर्क, ये बात को कहने का एक नॉर्मल तरीका है कि फ्यूचर में मैं इस काम को कर दूंगा। बट जब आप विद डिटर्मिनेशन बोलते हो, ठीक है, विद डिटर्मिनेशन बोलते हो, दृढ़ निश्चय के साथ बोलते हो, ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर यूज करते हो, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। ये आपका दृढ़ निश्चय दिखाने का काम करता है। आया बंधु समझ में? बाकी अदर्स के साथ क्या आता है बेटा? विल। इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा, क्या? अदर सब्जेक्ट्स। दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या आता है बेटा? अदर सब्जेक्ट्स। उनके साथ हम क्या लगा देते हैं? विल। जैसे दे विल गो देयर, वे वहां जाएंगे, तो आई वी के साथ ये पंगा। और क्या विल और शेल सर दोबारा भी पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा बेटा, विल और शेल दोबारा भी जिक्र आएगा मॉडल्स में, दोबारा भी जिक्र आएगा मेरे पुत्र मॉडल्स में। अभी तो मैंने इसमें समझा है। तो बेटा फ्यूचर टेंस का आपको इंट्रोडक्शन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा कि फ्यूचर टेंस ऐसे बना है। किससे बना है बेटा फ्यूचर टेंस? विल शेल मॉडल्स, जो बहुत सारे फंक्शंस हैं सर मॉडल्स के, उसमें से एक फंक्शन उनका यह है कि वो फ्यूचर की बात करते हैं, प्रिडिक्शंस दिखाते हैं, उसी को पकड़ के हमने फ्यूचर टेंस बनाया, ठीक है। डन जी बेटा। तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जब मैं कल आपसे पूछूंगा बच्चे क्या कराना है, तो आप बोलोगे सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कराना है। इंट्रोडक्शन आप बता चुके हो, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, खुश रहो बेटा, आबाद रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए। यूं ही मुस्कुराते हुए और मेहनत करते चले जाओ। कल मुलाकात करते हैं पुत्र, इससे आगे बढ़ेंगे। बाय, टेक केयर बेटा। और कल एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने अपलोड की है, जिन बच्चों को डाउट्स ज्यादा आते हैं किस तरीके से चीजों को टैकल करना है, पहले सारा टॉपिक होगा फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, ये चीजें आपको पता है, तो उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है बेटा। चलिए बाय।